हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग का पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में हमने जो किए थे वो प्लानिंग क्या होती है, उसके फीचर्स और उसके इम्पोर्टेंस हमने खत्म कर लिए थे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा, वो करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लिमिटेशंस और प्रोसेस करेंगे। हो सकता है उसके बाद भी ट्राई करें, ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चा। तो बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन बेसिकली कमी है। तो सबसे पहले प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, है ना। अब प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब क्या है? देखो बच्चा, रिजिडिटी, रिजिड आपने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। क्या होता है रिजिड का मतलब? हार्ड होती है ना। क्या होता है? हार्ड होता है। तो बेसिकली प्लानिंग से क्या आता है ना, हार्डनेस आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो प्लानिंग है, अभी आपको मैंने जब फर्स्ट वो पढ़ाया होगा, चैप्टर 1 पढ़ाया, तो उसमें बताया भाई ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। प्लानिंग करना किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क है क्या करना? प्लानिंग करना। बिल्कुल सही बात है सर, ये बात समझ में आई। हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई। तो जब प्लानिंग करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो कई बार क्या होता है बच्चा, कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो प्लानिंग जब वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सिनेरियो अगर चेंज हो जाए तो वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि उस प्लान को चेंज कर पाए, या फिर उनके हाथ में वो पावर नहीं होगी। सीधी सी बात है। तो जब वो इस सिनेरियो में नहीं रहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन उस प्लान को क्या कर पाए, चेंज कर पाए, तो अगर वो इस कंडीशन में ही नहीं है तो क्या करने वाला है? तो ये सर्वाइवल पे कहीं ना कहीं प्लानिंग रिजिडिटी लाएगी नहीं लाएगी? बिल्कुल लाने वाली है सर, क्योंकि जब वो बदलाव ही नहीं कर पा रहे और जो चलता आ रहा है वही उनको मजबूरी में चलाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, तो मैनेजर्स के लिए थोड़ा करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और चेंज सिचुएशन, जो भी सिचुएशन जो चेंज रहे, उसके साथ कोप अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी दो पॉइंट्स को देखते हम कह सकते हैं कि भाई प्लानिंग का क्या होता है, रिजिडिटी होती है। सेकेंड थिंग क्या है, अगर मैं देखूं तो ये है बच्चा, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या है, मे नॉट डायनामिक? डायनामिक का मतलब तो मैं आपको हर चैप्टर में एक बात समझा चुका हूं, कि जब भी मैं डायनेमिक की बात करता हूं, दैट मीन्स चेंजिंग, है ना। दैट मीन्स चेंज। ठीक है, तो जब प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग में क्या होता है, चेंज आ जाता है। तो चेंज क्या करता है कि जब बहुत जल्दी जल्दी चीजें चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने एक प्लान बनाया, लेकिन हुआ क्या, करंटली सिचुएशन उसके हिसाब से चेंज चेंज हो गई, तो क्या करेंगे, तो हमें जल्दी से चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है, कि हमारा इन्वायरमेंट अगर डायनामिक है और कोई कंडीशन परमानेंट है ही नहीं, तो जब कोई कंडीशन परमानेंट नहीं है तो कोई प्लानिंग भी क्या हो सकती है, फेल हो सकती है, नहीं हो सकती, चाहे हम सबसे बेस्ट प्लान बना ले, है ना। मान लो आप एग्जांपल कर लेते हैं बच्चा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ डायनामिक इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, अगर आपको समझ में आ जाए कि आपने ना सबसे बेस्ट प्रिपरेशन की है, ठीक है, और आपको लगता है कि भाई आप बीएसटी में 95 मार्क्स तो मिनिमम सिक्योर कर ही सकते हो। बहुत अच्छी बात है आपने। अब ऐसा हो जाए कि आप लोग जस्ट बीएससी के एग्जाम से पहले कोई बीमार हो जाए, है ना। अब बीमार हो जाएगा तो क्या वो 100% अपना दे पाएगा? नहीं दे सकता। तो क्या ये सर्कमस्टांसेस चेंजेबल है? नहीं, नहीं है ना। तो जैसे यहाँ होता है, इसी तरीके से सेम वे में आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या किया, प्लान बनाया, लेकिन फ्यूचर तो आपने देखा नहीं है। अब फ्यूचर में आपकी टेक्नोलॉजी क्या आ जाए, अपडेट हो जाए, या नहीं नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो आप क्या करोगे? आपको अपना प्लान बदलना पड़ेगा। नहीं पर इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हो, एयरटेल और जियो का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे मैं बात करूं एयरटेल और जियो, वोडा, आइडिया, अब तो ये दोनों साथ मिलकर वीआई हो गया ना, आपको पता होगा। तो अब हुआ क्या, जियो जब मार्केट में लेके आया तो ये अनलिमिटेड प्लान्स लेके आया, हाँ या ना, है ना, जिसमें आपको मिलती है आजकल क्या मिलता है, अनलिमिटेड कॉल, और अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है, हाँ या ना, और डाटा मिलता है पर डे। लेकिन इससे पहले क्या था, जब जियो नहीं था, तो एयरटेल हो या वोडा हो, वो आपको 1 जीबी डाटा देता था अलग से, जिसके लिए आपसे चार्ज किए जाते थे 250, इवन की 350, और कॉल का चार्ज अलग हो जाता था, हाँ या ना। ऐसा होता था ही नहीं।
तो इनकी प्लानिंग तो इसी हिसाब से चल रही होगी ना, लेकिन एकदम से अनफोर्सिंग सिचुएशन के सामने क्या है कि जियो आता है और सब कुछ फ्री कर देता है। पहले 6 महीने 1 साल जियो ने फ्री प्रोवाइड करा है, नहीं कराया? अब कस्टमर बनाने के लिए तो हुआ क्या, अब एयरटेल और वोडा को भी तो इसके हिसाब से चीजों को बदलना पड़ा या नहीं बदलना पड़ा? क्योंकि अगर ये मार्केट में नहीं बदलते तो क्या ये सरवाइव कर पाते? नहीं कर पाए। जैसे वोडा वीआई आज भी सर्वाइवल मोड पे है, क्योंकि वो इतना बेनिफिट नहीं कर, एयरटेल तो फिर भी अपनी क्वालिटी की वजह से बना हुआ है ना, आज भी वो क्या करता है, लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी सिनेरियो में आप देख लो, इन केस ऑफ फैशन देख लो, जब भी अगर इन्वायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है तो वहां पे जो हम प्लानिंग करते हैं ना, वो भी हमको जल्दी जल्दी बदलनी पड़ती है ना। वरना हमने जो प्लान किया है वो ऑलरेडी बदल या ऑलरेडी उसे कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। और यहीं से आया प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये तो कहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या डायनामिक है और कोई कंडीशन परमानेंट है नहीं। ठीक है, अगर हमने सबसे बेस्ट प्लान भी बना लिया तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी करते हैं जिसको हम हमेशा कभी भी देख नहीं सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, इन चेंजेस के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा ना। लेट द बेस्ट बी सर्वाइवल है ना, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल आपने सुना है ना, तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे है। ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में अगर बात करूं बच्चा, तो है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूसेस, अब ये क्रिएटिविटी को क्यों खत्म करता है? देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि भाई प्लानिंग हमेशा कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करने वाला है। प्लानिंग हमेशा कौन करने वाला है सर? टॉप लेवल मैनेजमेंट करने वाला है। और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो बाकी के जो मेंबर्स है, वो इस प्लान को क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो उनका काम क्या, उनका कुछ सोचने समझने का काम है नहीं, ऊपर से जो ऑर्डर मिला उस ऑर्डर को फॉलो करना है, यही तो काम है बच्चा। जब आपको जो ऑर्डर मिला आप उस ऑर्डर को फॉलो करते चले जाओगे तो फाइनली क्या होगा, क्या आप अपने प्लान से डेविएट कर, एक तो अपना प्लान बना पाओगे नहीं। आप क्या सोचोगे कि भाई जो मिल रहा है उसी को करते चले जाओ, क्योंकि और जरूरी भी नहीं है कि आपको परमिशन भी नहीं आपसे कहा जाएगा कि आपसे कह दिया गया है कि भाई आपको जो प्लान बोला है आप वही फॉलो करोगे। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन वो इस्तेमाल करके उसको और ज्यादा बेटर कर सकते थे, वो इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी धीरे धीरे जो मैनेजर्स की है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनका काम क्या है, सिर्फ प्लान्स को इंप्लीमेंट करना हमने कर दिया कि भाई आप क्या करोगे, प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान फ्रेम किया है आप उसको क्या करने वाले हो, सिर्फ इंप्लीमेंट करने वाले हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फोर्थ वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ये बहुत अच्छी बात है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, तो कहता है कि जब प्लान होता है उसमें जो ह्यूज कॉस्ट लगती है, क्यों? अब ह्यूज कॉस्ट कैसे लगेगी, दोनों मनी और टाइम। देखो मनी के फॉर्म में क्यों लगेगी बच्चा, देखो क्योंकि जो प्लानिंग है, आपको पूरे साल की प्लान, तो इतना आसान काम तो है नहीं, मैं बैठा कुछ भी लिख दो, प्लान ड्रॉ करके आपको दे दिया, नहीं। लेट्स से कि अगर मुझे आपको पढ़ाना भी है तो उसके पीछे एक रिसर्च करनी पड़ती है, हमको बुक्स पढ़नी पड़ती है। मान लो कल मुझे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करा, तो मुझे पहले एग्जाम पढ़ना पड़ेगा ना। और एटलीस्ट मेरे पास मान लो एक ही एग्जाम है तो मुझे इसका पढ़ना बड़ा आसान होगा। अब प्लानिंग में क्या है कि प्लानिंग में मुझे जो प्लान करना है, पहले पूरे साल का एस्टिमेट बनाना है। ठीक है, उसके हिसाब से सारी सिचुएशंस देखनी है कि भाई आने वाली फ्यूचर में क्या है, उसके लिए एक रीजनिंग होती है, उसके लिए मुझे प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं। और जब भी हम किसी काम के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं तो हमेशा उसकी एक कॉस्ट आती है, और वो कॉस्ट किस में आएगी, तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। और प्रॉब्लम यही नहीं है कि कॉस्ट है, कई बार क्या होता है कि जितना पैसा हमने प्लानिंग की, देखो मैंने पहले ही बताया प्लानिंग से सक्सेस मिले ये जरूरी नहीं है। तो प्लानिंग की कॉस्ट कई बार ऊपर चली जाती है, और प्लानिंग जो होती है वो हमें बेनिफिट नहीं दे पाती जितना वो हम उसमें कॉस्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग क्या कह रहे हैं, प्लानिंग में क्या होगा, ह्यूज कॉस्ट होगा इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मे बी टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम। डिटेल, अब इसमें क्या होता है कि इसमें डिटेल प्लान की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमें साइंटिफिक, जैसे मैंने आपको बताया साइंटिफिक कैलकुलेशन होनी चाहिए, फैक्ट्स और फिगर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार जो कॉस्ट हम इसमें खर्च करते हैं ना बच्चा, जितनी कॉस्ट हम इसमें लगाएंगे वो सारी की सारी कॉस्ट जस्टिफाई भी नहीं करता, इतना बेनिफिट भी हम उसे नहीं ले पाते जितना हम उसमें खर्च कर देते हैं। ठीक है, चलो, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है।
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हाँ है। कई बार क्या होता है बच्चा, क्योंकि प्लानिंग हमें क्या करना है, पहले रिसर्च करना है, फिर डाटा को कलेक्ट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद हमें उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना होता है, और इंटरप्रेट करने के बाद एक हम कहीं सर्टेन सिचुएशन पे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद हमें अवेलेबल रिसोर्सेज को रिटर्न, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, अवेलेबल रिसोर्सेज को इवेलुएट करना, इंप्लीमेंट करना। तो इसमें कई बार इतना टाइम लग जाएगा ना आपको करते करते, कि एक्चुअल में जब आप काम करने के लिए बचोगे तो आपके पास इतना प्रॉपर टाइम ही नहीं बचता कि जो प्लानिंग आपने की उस प्लानिंग को आप इंप्लीमेंट कर पाओ, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग भैया बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा, डाटा को रखना पड़ेगा, और रिजल्ट्स को फिर इंटरप्रेट करना है। उस इंटरप्रेट के बाद हम इवेलुएट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब इतनी सारी चीजें हम करने वाले हैं तो वो एक पर्टिकुलरली टाइम लेता है, और उस टाइम को लेने के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम को करने के लिए हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, फिर सही जाहिर सी बात है, टाइम है तो टाइम कंज्यूम होगा। और कई बार टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास उसको इम्प्लीमेंट करने का भी टाइम नहीं बचता। ठीक है, और बताओ। इसके बाद है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये बिल्कुल सही बात है। देखो, इसका आप सक्सेस का मतलब क्या, देखो आप मान लो कोई भी, कल आप कोई किसी भी लेट्स से कि आप में बहुत सारे बच्चे सीए का एग्जाम देने वाले हैं। किसका एग्जाम देने वाले हैं, सीए का एग्जाम देने वाले। एक दिन मैं इसमें भी क्लास बनाऊंगा, पूरी वीडियो आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये चीजें चलती है। धीरे धीरे मैं आपके सारे कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कॉमर्स में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, और आप कहाँ से इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो अपने सी एग्जाम करने की प्लानिंग करने का मतलब ये तो नहीं है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। अभी आपने से प्लान किया है ना भाई। अब इस प्लानिंग से ये जरूरी डेफिनेट नहीं हो जाता कि आप सीए के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर दिया हो, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि गवर्नमेंट की जॉब आपको मिल गई। दिस इज जस्ट ए फर्स्ट स्टेप। ये क्या है, सिर्फ पहला स्टेप है। इसी तरीके से प्लानिंग क्या है बच्चा, प्लानिंग भी पहला स्टेप है, क्योंकि हमने अभी फ्यूचर नहीं देखा। तो जो हमने प्लान किया है वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम रियल लाइफ सिचुएशन में काम करते हैं तो एक्चुअली में जो हमारे पास अलग अलग क्या आता है, अवेलेबल चीजें होती है, उसमें प्लानिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। ये बात समझ में आ गई कि भाई प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। यानी प्लानिंग क्या करता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ बिजनेस में, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को नहीं बता पाता, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपको भी बताया जाता है कि आप जो किताबों में नॉलेज लेते हैं एक्चुअल लाइफ में वो उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती, आपको अपने बेटर वे में उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि भाई प्लानिंग से सक्सेस गारंटी नहीं मिलती। अब है आपके प्लानिंग प्रोसेस, क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस कैसे, सबसे पहले आपका आ जाएगा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर आप करोगे प्रीमिसेस, अल्टरनेटिव्स, फिर इवेलुएट करोगे, फिर सिलेक्ट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, और फॉलो करोगे। बेसिकली आपके पास कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 स्टेप्स है, सीधी सी बात है। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने वाले हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपिंग प्रीमिसेस है। थर्ड आपको इवेलुएट करना है, इवेलुएट के बाद सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के बाद इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट के बाद उसको फॉलो अप लेना है ना। तो चलो अब देखते हैं कि करके कि भाई ये क्या क्या है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि किसी भी उसका सबसे पहला, है ना, सबसे पहला जो स्टेप है आपकी नजर में, जो किसी भी चीज को करने का सबसे पहला स्टेप क्या, ऑब्जेक्टिव सेट करना, है ना। तो ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट आप क्या होना, कैसा, पहली बात तो आप समझो कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है आपका एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, एंड रिजल्ट। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव है आपका एंड रिजल्ट, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, वही तो ऑब्जेक्टिव है, हाँ या ना। बिल्कुल सर वही है, कि भाई आपने स्टार्ट आप कहीं से भी करो, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका हमेशा एंड रिजल्ट होने वाला है। होने वाला है या नहीं, बिल्कुल सही सर, वो एंड रिजल्ट है मेरा, कि भाई मैं जहां पे पहुंचने वाला हूं। तो जब आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो पहली बात ये ध्यान रखो कि आप ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए,
है ना, क्लियरली स्टेट करो। इसका मतलब क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव को हमेशा क्लियर बताओगे कि आपका ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आपको सेल्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है बाई 20%, या मेरे सेल्स को या प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है बाई 30%। तो सीधे साधा ऑब्जेक्टिव, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर जो मेरा प्रॉफिट आना चाहिए, अगर लास्ट ईयर, इसका कहने का मतलब है 100 रुपए था, तो इस बार 130 आना चाहिए। और यह ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड है या नहीं? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव बच्चा, कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि सबसे पहला काम मेरा है, और सबसे पहला भी है, और सबसे एंड रिजल्ट, चीज का एंड रिजल्ट भी क्या है, यही है। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट भी यही है मेरा कि मैं जहां पर पहुंचने वाला हूं। तो प्लानिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सब क्या है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, समझ में आ गया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, देखो सेकंड स्टेप है डेवलपिंग प्रीमिसेस। अच्छा, अगर प्रीमिसेस की बात करें ना, तो बहुत बच्चों को प्रीमिसेस ना बिल्डिंग नजर आती है, लेकिन ये ऐसा नहीं। ठीक है, अब ऐसा क्या है, देखो छोटी सी बात समझो, आप प्लानिंग अभी की करते हो या बाद की करते हो? प्लानिंग हमेशा सर फ्यूचर की होती है। तो जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो ना बच्चा, तो फ्यूचर इवेंट्स की जब आप प्लानिंग करोगे, तो फ्यूचर इवेंट्स में आप देखोगे ना कि आपके पास क्या क्या अनसर्टेनिटी आ सकती है, ये इवेलुएट करोगे नहीं करोगे? तो आ सकती है, नहीं आ सकती? बिल्कुल सर आ सकती है। क्या क्या अनसर्टेनिटी आ सकती है? हाँ बिल्कुल सर, कि भाई फ्यूचर इवेंट्स है, फ्यूचर इवेंट्स के लिए कुछ अनसर्टेनिटीज होंगे। इन अनसर्टेनिटीज को कवर करने के लिए आप कुछ अजम्पशंस बनाओगे। क्या करोगे? कुछ अजम्पशंस लेने वाले हो। इन्हीं अजम्पशंस को क्या कहते हैं हम, इन्हीं अजम्पशंस को कहते हैं कि भाई यही जो अजम्पशंस है यही है प्लानिंग प्रेमिसेस। यानी जो अजम्पशंस, यानी क्योंकि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, तो इन अनसर्टेनिटी के लिए कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती है फ्यूचर, जैसे कस्टमर प्रेफरेंस हो गया, कंपटीशन हो गया, इंटरेस्ट, किसी भी चीज को लेकर इन्हीं अजम्पशंस को हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग प्रीमिसेस। यानी फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज को पहले ही भाप के रखना, और उनके हिसाब से कुछ अजम्पशंस बना के रखना और प्लानिंग बना के रखना। दैट इज योर प्लानिंग प्रीमिसेस या डेवलपिंग प्रीमिसेस, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है आपका, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का? सर बता दीजिए क्या है। तो बच्चा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई पहले आपको सारे अल्टरनेटिव्स, यानी जितना भी मेथड आपको समझ में आते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आप उन ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ क्या करोगे, लिखने वाले हो। आगे बात समझ में कि भाई आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब हो जाएगा कि भाई जितने भी ऑब्जेक्टिव या जितने भी अल्टरनेटिव्स, उन उसको पूरा करने के लिए आप आइडेंटिफाई कर सको, वो सारे के सारे आपको इस स्टेप में क्या करने हैं, आपको इस स्टेप में आइडेंटिफाई कर लेने हैं। इस स्टेप में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, एक इनोवेटिव कोर्स में बी एडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर शेयरिंग दैट। ये कह रहा है कि भाई अच्छा, इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं हम इसमें, जिससे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आइडियाज आ जाए। थर्ड स्टेप समझ में आ गया? ठीक है, पहला था सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रीमिसेस, थर्ड इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अब सेकेंड थिंग क्या, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। अब जो भी चीजें आपने आइडेंटिफाई की, वॉट एवर यू आर आइडेंटिफाई इन स्टेप थर्ड, जो भी आपने स्टेप थर्ड में आइडेंटिफाई की, अब उनके सबके आप नेगेटिव और पॉजिटिव को रखने वाले, प्रोज और कॉन्स, यानी जो भी मेथड आप सिलेक्ट करने वाले हो, जो भी मेथड्स आपने सबके करे, उन सभी मेथड के आप प्रोज और कॉन्स दोनों के दोनों को लिस्ट डाउन करोगे। क्या करोगे? इस मेथड में लिस्ट डाउन करोगे। करोगे या नहीं करोगे? तो हर एक को क्या करोगे, इवेलुएट करोगे, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को एनालाइज करोगे, इवेलुएट करोगे हर मेथड को, कि हर मेथड को अप्लाई करने की क्या प्रॉब्लम्स है और क्या मेरे पास
फायदा है। ठीक है, तो आपने फिर इवेलुएटिंग के बाद सिलेक्ट करोगे। अच्छा, सिलेक्ट कौन सा करोगे? सबसे बात है जो आपके हिसाब से जिसकी कमियां सबसे कम हो और पॉजिटिव पॉइंट सबसे ज्यादा हो। या तो कमियां ना हो, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, हर चीज में कुछ ना कुछ होती है, तो आप ढूंढोगे मिनिमम पॉसिबल लिमिटेशंस, यानी जिस मेथड को इस्तेमाल करते टाइम आपके पास मिनिमम क्या हो, मिनिमम क्या हो, मिनिमम पॉसिबिलिटी किसकी हो, मिनिमम पॉसिबिलिटी किसकी हो, ने किसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी चाहिए, जल्दी बताओ, फेल होने की, है ना, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो पास होने की उस मेथड को, या मिनिमम पॉसिबिलिटी जिसमें सबसे कम क्या हो, कमियां हो, मिनिमम लिमिटेशंस हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो। आपको वो प्लान उनमें से क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करने वाले हो, फिर सिलेक्ट करने के बाद क्या करने वाले हो, इम्प्लीमेंट द प्लान। फिर क्या करोगे आप, इम्प्लीमेंट द प्लान। अब जो भी प्लान आपने सिलेक्ट कर लिया, उस प्लान को फाइनली आप क्या करने वाले हो, इंप्लीमेंट करने वाले हो, यानी एक्शन में लेके आने वाले हो और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने वाले हो। अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप होगा फॉलो अप एक्शन, जिसमें आप दिखोगे कि भाई जो प्लान मैंने इंप्लीमेंट किया है वो प्लान अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड चल रहा है या नहीं चल रहा। ये टाइमली आप चेंज करते रहोगे। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्लान को मॉनिटर नहीं करोगे टाइमली, अगर आप प्लान को टाइमली मॉनिटर नहीं करने वाले, तो क्या होगा कि आप अगर प्लान में कोई बैकलॉग आ गया या कमी आ गई, तो आप उस कमी को भी ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मेरे पास प्लानिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर सेकंड डेवलपिंग प्रीमिसेस, है ना, डेवलपिंग प्रीमिसेस। थर्ड फिर आप क्या करोगे, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव्स, सॉरी सिलेक्ट नहीं, आइडेंटिफाई करोगे। अभी तो आप पहले क्या करोगे, इनको आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई दी अल्टरनेटिव्स, याद हो रहे नहीं। आइडेंटिफाई के बाद क्या करोगे, इनको इवेलुएट करोगे, इवेलुएट द अल्टरनेटिव्स। फिर आपको क्या करोगे, इनको सिलेक्ट द अल्टरनेटिव, फिर इंप्लीमेंट कर दोगे, क्या करोगे, इंप्लीमेंट, और लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, फॉलो अप एक्शन। अच्छा, जो भी आप स्टेप्स याद करने वाले हो ना बच्चा, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ये सारे के सारे स्टेप्स आपके हमेशा स्टेप वाइज याद होने चाहिए, कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। ठीक है, तो अब आपका जो टॉपिक रह गया है वो रह गया है टाइप्स ऑफ प्लान, जो हम नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से कवर करेंगे, और फिर आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और अगर आप और नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट चलेगा वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी चलेगा। और अब मैं आपके एमसीक्यूज स्टार्ट कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। जैसे हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, फिर फोर्थ के, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।